हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अत्री एजुकेशन पॉइंट में। और मैं सोनू अत्री आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, ये आपके टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट यानी समझौता, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच होता है। मतलब क्या है कि इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि जो वर्ब है वो किस हिसाब से सब्जेक्ट को फॉलो करती है। मतलब इस पूरे टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि जो आपकी वर्ब है, जैसे इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल है, और भी कुछ नए एडवांस कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के आपको मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमें जो दिखता है कि ये सिंगुलर है कि वो सिंगुलर ही हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो हमें प्लूरल दिख रहा है कि वह प्लूरल हो। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो काश मतलब नहीं होता है। ओके। दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। और प्लीज़ अपने सर को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट, प्लीज़। चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। उसमें होती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट बन जाती हैं। किसी भी सब्जेक्ट होता कौन है? पहले किसी भी काम या क्रिया को करने वाला कौन होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है, जो किसी काम को करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। आई एम स्पीकिंग तो आई इज़ द सब्जेक्ट। यू आर लिसनिंग सो यू आर द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब बात ये कर रहे थे हम कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्ट बन जाती हैं? नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन बन सकता है सब्जेक्ट, जिरंड बन सकता है और इन्फिनिटिव्स बन सकता है। राइट? ये चार चीज़ें ऐसी हैं इंग्लिश में जिन्हें हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? जिन्हें हम बना सकते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। और एक बात बता देता हूँ, जो जो चीज़ें सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती हैं, बस वही चीज़ें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगी। मतलब ऑब्जेक्ट भी कौन कौन बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनिटिव्स। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करेंगे हम। देखिए, नाउन प्रोनाउन तो सबको पता है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अब थोड़ी सी दिक्कत जो आपको आने वाली है वो आने वाली है जेरंड और इन्फिनिटिव्स को लेकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। जहाँ इन्फिनिटिव्स व जेरंड वर्बल नाउन होते हैं, यानी वर्ब के रूप में नाउन। मतलब क्या है कि जो वर्बियल नाउन, एक्चुअली ये वर्बियल नाउन है। तो वर्बियल नाउन का मतलब क्या है? वर्बियल नाउन का मतलब है कि ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करे। ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करे उसे वर्ब को बोला जाता है वर्बियल नाउन। अब यहाँ पर एक बात समझिए, उसमें दो चीज़ें आती हैं, इन्फिनिटिव्स और जेरंड। इन दोनों को वर्बियल नाउन कहा जाता है। अब समझिए कि इनको कैसे पहचानोगे। तो इनकी पहचान का एक आसान तरीका निकालने की कोशिश की गई है, जो आपको इसे समझने में आपकी मदद करेगा। मतलब मैंने कुछ कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए जिससे आप जेरंड और इन्फिनिटिव्स को समझ पाएँ कि भाई ये जेरंड है सेंटेंस में और ये क्या है? इन्फिनिटिव्स है। तो सबसे पहली बात करेंगे जेरंड की। तो जेरंड में क्या होता है? जो आपका जेरंड होता है दोस्तों, वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है। अगर वाक्य में कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब और नाउन के दी हुई हो, मतलब कोई सेंटेंस में वर्ब दी हुई है आईएनजी फॉर्म में, और जो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब है, उस आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब में उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, और उसी वर्ब प्लस आईएनजी के बाद में नाउन नहीं दिया हुआ है। नाउन क्या है? नहीं दिया हुआ है। मतलब कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में अकेली लिखी हुई है, जिसके साथ ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही क्या है? नाउन है।
समझ आ रहा है? तो जो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म होगी, इस वर्ब आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर संभवतः क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये वहाँ पर एक नाउन का ही काम कर रही होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अच्छा चलिए, एक बात और आपको छोटी सी क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपको वर्ब दी हुई है आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है बेटा, वह वर्ब दी हुई है आईएनजी फॉर्म के साथ, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। बात समझना, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो जो ये वर्ब प्लस आईएनजी है, ये यहाँ पर वर्ब ही है। क्या है? वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो ये वर्ब ही है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है और जो ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म वाली, इस वर्ब के बाद आपको दिया हुआ है दोस्तों नाउन। क्या दिया हुआ है? नाउन। तो जो ये वर्ब है ना दोस्तों आईएनजी वाली, ये है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है दोस्तों एडजेक्टिव। क्या होता है? इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, दो बातें समझ आई कि भाई नाउन है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस वर्ब को पार्टिसिपल कहा जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब हम नाउन को भी यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या रह गई? बस आईएनजी फॉर्म रह गई। अब अगर ओनली आईएनजी फॉर्म हो दोस्तों, तो उसे कहा जाता है जेरंड। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जेरंड बोलेंगे उसको। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। उसे हम जेरंड फॉर्म कहेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कहा, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया इज डेवलपिंग। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस है, इंडिया इज डेवलपिंग। बात को समझना है, जिरंड और पार्टिसिपल को पकड़ के लाना है, कहाँ है कैसे हैं। तो आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है इंडिया इज डेवलपिंग। ये डेवलपिंग एक आईएनजी फॉर्म है, उसके पहले इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब होगी अगर आईएनजी फॉर्म के साथ, तो फिर ये क्या होती है? ये होती है दोस्तों वर्ब। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग है वो क्या है? वो एक वर्ब है। वो एक वर्ब है। क्लियर बेटा? चलिए अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया यहाँ तक वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडिया इज अ डेवलपिंग, और आगे क्या? आगे, अरे हाँ, कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब इस सेंटेंस में क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या वो डेवलपिंग से पहले दी हुई है? नहीं जी। क्यों नहीं दी हुई है? क्योंकि सर बीच में ए आ गया है, तो ये इसके तुरंत बाद नहीं आ रही है। अब डेवलपिंग के बाद में क्या आ रहा है? कंट्री, और कंट्री क्या है? नाउन। और जबकि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर वर्ब आईएनजी के बाद नाउन दिया हुआ है, तो वो आईएनजी फॉर्म ना, वो जो है वो क्या कहलाई जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाई जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं एक काम करता हूँ आप ही के सामने, मैं एक अब यहाँ पर जेरंड वाला सेंटेंस लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेवलपिंग इज अ गुड थिंग। समझ आ रहा है? डेवलपिंग इज अ गुड थिंग, या डेवलपिंग इज अ गुड हैबिट, और डेवलपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस वी कैन से। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो डेवलपिंग है वो क्या बन जाएगा? जैसे कि सेंटेंस में लिख देता हूँ, डेवलपिंग इज गुड, है ना। तो डेवलपिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये जेरंड है, क्योंकि ना तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, ना इसके बाद नाउन है, और दोनों ही चीज़ें ना होने पर जेरंड को क्या बोला जाता है? जेरंड को बोला जाता है भाई, हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं जेरंड को? वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेना मेरी बात को आगे। जैसे कि मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा, अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी, अगर वाक्य में कोई वर्ब प्लस आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब और नाउन के दी हुई हो, तो उसके बाद कोई नाउन भी ना हो, ना तो हेल्पिंग वर्ब हो ना नाउन हो, ठीक है ना, तो संभवतः वह जेरंड होती है, और इससे सिंगुलर नाउन कहा जाता है,
वह इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह नाउन की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। सभी का मतलब जैसे नाउन सब्जेक्ट बनता है तो ये भी सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनता है, और नाउन को पॉजेसिव बना सकते हैं तो इसे भी पॉजेसिव केस में ले सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको जेरेंट से अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तो पहला सेंटेंस है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो दिया हुआ है, ये स्मोकिंग क्या है यहाँ पर दोस्तों, स्मोकिंग इज जेरेंट फॉर्म है। स्मोकिंग कैसी फॉर्म है दोस्तों, जेरेंट फॉर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। आई हेट स्मोकिंग, आई हेट स्मोकिंग, आई हेट स्मोकिंग। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर तो पहले सेंटेंस में स्मोकिंग एक ऐसी फॉर्म है आईएनजी वाली जिसके पहले ना हेल्पिंग वर्ब है ना बाद में नाउन है, तो ये क्या है, ये जेरेंट है। अब दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, दूसरे सेंटेंस में क्या है, आई हेट स्मोकिंग। तो आई हेट स्मोकिंग का मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो वर्ब है उसके बाद दी हुई है क्या, स्मोकिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो इसलिए जो ये आईएनजी फॉर्म है स्मोकिंग, यहाँ पर ये जेरेंट है और इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। एक और सेंटेंस है ही लाइक्स जोकिंग, ही लाइक्स जोकिंग। तो लाइक्स एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो जो जेरेंट फॉर्म है जोकिंग वाली, वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जो कि एक नाउन भी है। क्लियर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है बिना किसी भी नाउन के बाद में और बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वो जो आईएनजी फॉर्म है वो जेरेंट है, बिल्कुल जेरेंट है जनाब। और इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम टू इन्फिनेटिव को लेकर होता है कि अगर यहीं पर इसी केस में आपको 2+V1 दिया हो जिसके बाद में ना तो नाउन हो ना पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो उस आईएनजी फॉर्म को, मतलब 2+V1 फॉर्म को क्या कहते हैं हम, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में स्मोकिंग, स्मोकिंग और जोकिंग एक सब्जेक्ट व अंतिम वाक्य मतलब जोकिंग वाले में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। चलिए बात करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं देखना ध्यान से। इन्फिनेटिव अगर वाक्य में कोई वो 2+V1 बिना हेल्पिंग वर्ब व नाउन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है जो जेरेंट वाला है, दी हुई हो और उसके बाद कोई नाउन भी ना हो, तो क्या होता है, वह संभवतः इन्फिनेटिव होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का, नाउन कहा जाता है इसको, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह नाउन की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, अब समझना। आई लव टू डांस, एक बात समझो बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। तो आई लव टू डांस, तो लव एक वर्ब है और आई सब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, टू डांस, जो कि एक नाउन है और वर्बियल नाउन इसे हम कहेंगे। ठीक है। टू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो टू स्मोक यहाँ पर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो कि कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है फिर, ये नाउन है। कैसे वाले नाउन है, वर्बियल नाउन है। समझ आ गया। एक और सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, टू एर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला है। तो यहाँ पर क्या है सीधा सा कि जो टू एर है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस के लिए। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। टू स्टील इज नॉट ए गुड हैबिट, तो यहाँ पर टू स्टील है। बस सीधा सा ये देखना है कि जी हमें 2+V1 दिया हो और उसके बाद में कोई नाउन नहीं हो, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ये भी ना हो और ये भी ना हो, तो ये क्या है फिर, ये नाउन है, ये वर्बल नाउन है। समझ आ गया दोस्तों सभी को। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि सर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली टेल, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। चलिए बात करेंगे ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में टू डांस, टू स्मोक, टू एयर और टू स्टील एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। अब बात आती है सब्जेक्ट की जनाब। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से देखनी होगी। देखिए ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है इधर, इधर सिंगुलर वर्ब लिखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, राम, श्याम, द बॉय, द गर्ल, आई मीन वाटर, ऑयल, गोल्ड, स्टाफ, क्लास, कमेटी। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है जितने भी इस टेबल में लिखे हुए हैं, और ये इनकी सिंगुलर वर्ब हैं। एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। बहुत ज़्यादा ना सोचें, वो चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी जो आप सोच रहे हैं, डोंट वरी। आई और यू के बारे में सोच रहे होंगे तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा, जस्ट वेट प्लीज़।
और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर उनकी वर्ब है। समझ आ गया दोस्तों? चलिए, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट पता होना ज़रूरी है और उसके साथ यूज़ होने वाली सिंगुलर वर्ब पता होना ज़रूरी है। चलिए, सिंगुलर वर्ब का मैं एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। समझना ध्यान दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को लेकर। तो दोस्तों देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा होगा और प्लूरल वर्ब भी दिखाई दे रही होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वी यू दे राम एंड श्याम बोथ टुगेदर, मतलब राम और श्याम दोनों एक साथ, गीता एंड सीता ये भी एक साथ, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ये सभी क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ जो प्लूरल वर्ब्स हम लगा सकते हैं, आर, हैव, वर, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, लाफ। मतलब सीधा सा एक है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल दिखता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल नहीं दिखता है लेकिन वो प्लूरल होता है। चलिए, कंफ्यूजन हुआ? चलिए, सो प्लूरल सब्जेक्ट विल कैरी प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विल कैरी सिंगुलर वर्ब। तो चलिए, मैं बात कर रहा था आपके सामने कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ जिससे आप प्लूरल सिंगुलर वर्ब में डिफरेंस समझ जाएंगे। जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है और उसमें एस और ई एस जोड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर है दोस्तों, बिल्कुल सिंगुलर, एक वचन। और अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं दिया हुआ है तो वो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे कि आर, हैव, वर, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, लाफ, ये सभी क्या है? प्लूरल वर्ब्स हैं। तो दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए, प्लूरल वर्ब हुए। चलिए बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आगे है दोस्तों, ऊपर दिए सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में यू एंड आई भी आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक टेबल दिखाई और टेबल में आई और जो है ना वी को भी मैंने इंक्लूड किया था, है ना, सिंगुलर वाली कैटेगरी में। तो आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर की कैटेगरी में यू और आई वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, मतलब सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है ना वो अपने हिसाब से ही प्रयोग होती है। मतलब ये अपनी वर्ब अलग तरीके से रखते हैं, ये जनरल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आई के साथ हम एम, डू, हैव, वॉज फर्स्ट फॉर्म, तो सारी ही अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है। तो इनके साथ ये फिक्स वर्ब हैं, आप इन फिक्स वर्ब्स को लिख सकते हैं नोटबुक में। चलिए बात करेंगे यू की। तो यू के साथ सारी वर्ब्स प्लूरल होती हैं, चाहे वो एक पर्सन के लिए यूज़ हुआ हो या फिर ज़्यादा के लिए, क्योंकि आपको पता है यू का मतलब एक वचन से भी होता है, एक पर्सन से, और यू का मतलब सभी से भी हो सकता है। जैसे कि यू कम हेयर मतलब एक पर्सन, और अगर मैं कहता हूँ ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। जैसे क्लास के लिए भी बोल सकते हैं हम यू गेट आउट या यू गो डाउन द स्टेयर्स, तो ऐसा भी बोला जा सकता है पूरी क्लास को भी, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा के लिए भी यू होता है, सिंगुलर में भी यू यूज होता है। चलिए बात करते हैं आगे कौन सा, अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, अगर देखो वर्ब सेकंड फॉर्म में हो या फिर हेड प्लस V3 में हो, तो उसे सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है वो केवल कहाँ तक सीमित है? हेल्पिंग वर्ब तक, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, और आपका जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन तक सीमित है क्या? सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। अदरवाइज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। इन्हें सिंगुलर में भी सेम यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सेम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल है, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है तो वो कैसा है? तो वो सिंगुलर है। अगर सेकेंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है तो वो दोनों तरह का है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। जैसा कि आपको कन्फ्यूजन के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको याद रखना होगा कि जो हैज़ है वो सिंगुलर होता है और हैव जो है वो प्लूरल होता है। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, पहले कॉन्सेप्ट को लेकर। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए दोस्तों ध्यान से। सभी अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं सभी कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं सभी सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये अनकाउंटेबल है, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, क्राउड, ऑडियंस, तो ये सभी क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं दोस्तों?
जी हाँ, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस और क्राउड जो है ये कलेक्टिव हैं, तो कभी कभी ये सिंगुलर की जगह प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। अगला कॉन्सेप्ट है आपका अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से आपका असली घमासान शुरू होता है। अगर वाक्य में दो सब्जेक्ट कंजंक्शन, दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो कंजंक्शन एंड से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट और कंजंक्शन एंड से जुड़े हो, तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, दूसरा कौन है, आई, दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि दो सब्जेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, आई, और दोनों किससे जुड़ रहे हैं दोस्तों, दोनों जुड़ रहे हैं एंड से। तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जी आई को देखकर क्या लगा देते, जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है इज एम आर, तो इनमें से कुछ बच्चे क्या करते, सिर्फ आई को देखते और क्या लगा देते दोस्तों, एम, जो कि ये गलत तरीका है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आर, क्या लगाना है दोस्तों, आर, क्योंकि राम एंड आई ये दो हो गए, और दो होने की वजह से प्लूरल वर्ब आएगी, एक होता तो सिंगुलर। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, राम एंड श्याम ब्लैंक गुड फ्रेंड्स। अब बताओ मुझे, राम और श्याम कितने हैं, दो हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं जी। तो राम, और हो सकता है मेरा नाम श्याम हो, तो राम और आई हुआ ना, राम और श्याम गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स। एक मैं कहता हूँ राम और हो सकता है श्याम मेरा नाम हो, तो राम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो मतलब आपको ये देखना है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे अगला सेंटेंस देख सकते हैं, सुनील एंड ही, सुनील एंड ही ब्लैंक गॉन टू दिल्ली फॉर मीटिंग। तो यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन क्या है, सीधा सा क्वेश्चन सर ये है कि हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में हमें हैज़ और हैव ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए, सुनील दिया हुआ है एक और एक ही दिया हुआ है, तो दोनों हैं, तो दोनों में क्या करेंगे हम, प्लूरल वर्ब लगाएंगे जो कि क्या है, हैव। तो आंसर क्या नहीं होगा, आंसर जी हैज़ नहीं होगा, आंसर होगा जी हैव। ओके बेटा, क्योंकि प्लूरल वर्ब होगी यहाँ पर यूज। क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं लेकिन। अब लेकिन जहाँ आ गया ना तो समझ लेना वहाँ कुछ ना कुछ तिगड़म लगा हुआ। अब यहाँ पर क्या झमेला है, क्या दिक्कत है, वो समझिए ध्यान से। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़े हों और वो दोनों एक ही यूनिट बनाते हों या फिर एक ही यूनिट का हिस्सा हो, एक ही यूनिट सेम हो बेशक से, नाउन सॉरी दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक ही यूनिट बना रहे हो, तो या फिर एक यूनिट का हिस्सा हो, तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। समझ आ रहा है। चलिए बात करेंगे हम, पहला सेंटेंस देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ध्यान से समझिए वो दोस्तों, ध्यान से, ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि इसमें क्या है कि अब क्या होगा, ब्रेड और बटर दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं दोस्तों, ब्रेकफास्ट। तो सेंटेंस गलत हुआ ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर किसी एक यूनिट को बना रहे हैं, दोनों एक यूनिट को बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एक यूनिट क्या बन रही है, ब्रेकफास्ट। किससे मिलकर बना ब्रेकफास्ट शब्द, ब्रेड और बटर से। तो दो चीज़ें मिलकर जब एक को बनाएंगी तो उन्हें सिंगुलर काउंट किया जाता है। चलिए अगला सेंटेंस देखो, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। तो इस सेंटेंस में क्या है, राइस पहला सब्जेक्ट, करी दूसरा सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, डिश। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज दोनों मिलकर सिंगुलर चीज बना रहे हैं। अब ध्यान से समझना इस सेंटेंस को, इससे बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं। क्या है, इस सेंटेंस में दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर आर एक्सपेंसिव मटेरियल्स दीज डेज। क्या इस सेंटेंस में और ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्या इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल है जी। वहाँ तो दोनों मिलकर एक चीज़ बना रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस में दोनों मिलकर एक चीज़ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों को क्या बोला है, मटीरियल्स बोला है। तो मटीरियल्स का मतलब क्या हुआ, दे आर टू प्लूरल फॉर्म्स। सो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेड एंड बटर को मिलाकर किसी एक चीज़ को नहीं बनाया है, मैं उनकी इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। एक और सेंटेंस है दोस्तों, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आग और पानी मिलकर कोई एक चीज़ बना सकते हैं क्या, कभी नहीं, क्योंकि दोनों कभी मिल ही नहीं सकते।
तो जब दोनों चीज़ें मिल नहीं सकती तो कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा प्लूरल वर्ब जो कि डू दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। तो मैंने क्या किया है, गोल्ड और सिल्वर की बात की है, लेकिन मैं दोनों को क्या बता रहा हूँ, मेटल्स, अलग अलग मेटल्स बता रहा हूँ। तो इसलिए कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं कहता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर्स मिक्सचर प्रोवाइड्स ग्रीन गोल्ड, अब देखो एक तो गोल्ड है और एक सिल्वर है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ग्रीन गोल्ड, तो ये एक ही चीज़ होगी ना। तो इसका मतलब इन दोनों चीज़ों ने मिलकर किसी एक चीज़ को बनाया, इसीलिए क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे सर, सिंगुलर। समझ आ गया ना क्या करना है। जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर किसी एक को कंप्लीट करती हों तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, एक सेंटेंस ध्यान से सुनना, अ टीचर कॉमा स्टूडेंट्स कॉमा व्हाइट बोर्ड कॉमा बेंचेस कॉमा चेयर एंड अ रूम कंप्लीट्स अ क्लासरूम। अब आप देखो क्या चीज़ें बना रही हैं, सारी चीज़ें मिलकर, टीचर, स्टूडेंट और वाइट बोर्ड, बेंचेस और आपका जो है एक रूम। तो ये चीज़ें क्या मिला रहे हैं, सारे क्या बना रहे हैं, ये सभी मिलकर एक क्लासरूम बना रहे हैं। तो जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर किसी एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म वर्ब लगाई जाती है। जैसे देखिए अगले सेंटेंस आपके लिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो सब्जेक्ट्स कंजक्शन एंड से जुड़े हों और एपोस्ट्रोफे विद एस, मतलब कौन से वाला, एपोस्ट्रोफे एस पता है ना क्या होता है, ये होता है। जैसे मैं राम लिखूंगा और राम में पीछे लगाते हैं ना राम्स पेन, अपोस्ट्रोफे एस इसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पर राम और एपोस्ट्रोफे एस, राम्स, तो ये जो एपोस्ट्रोफे है ना, ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफे विद एस बोला जाता है इसको। चलिए बात करते हैं, अगर एपोस्ट्रोफे विद एस हमें ओनली सेकंड सब्जेक्ट से पहले दिया है, मतलब दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम दो सब्जेक्ट को ही जोड़ते आ रहे हैं एंड से, तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और जो एपोस्ट्रोफे विद एस है वो केवल सेकंड सब्जेक्ट से पहले दिया हो, तो उनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए जैसे कि राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफे किससे पहले है, सिर्फ शाम से, शाम के बाद है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो राम और श्याम है इन दोनों का रिलेशन इस एक व्यक्ति से है, मतलब इन दोनों के पापा कौन है, एक ही हैं, राम और श्याम के। तो ये सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब लगाई जाती है। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला देखो, रीता एंड शीताज ब्रदर इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या है, रीता और शीता, क्योंकि देखो अपोस्ट्रोफे सेकंड के पहले बाद दिया हुआ है, तो रीता एंड शीता दो हैं, लेकिन दोनों का रिलेशन सिर्फ किससे है, ब्रदर से, मतलब अपोस्ट्रोफे एस सेकंड सब्जेक्ट से के बाद है, इसीलिए हमें पता लग रहा है कि दोनों का रिलेशन सिर्फ एक से है। और कैसी वर्ब लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर ही नाउन आएगा। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफे विद एस दोनों सब्जेक्ट से, दोनों सब्जेक्ट के साथ दिया हो तो प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब वही एपोस्ट्रोफे एस अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ दिया हो, जैसे कि एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राम्स एंड श्याम्स फादर्स आर कमिंग। तो इस सेंटेंस में राम के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस है, श्याम के साथ भी, तो इसका मतलब है राम के पापा अलग हैं, श्याम के अलग हैं, तो ये नाउन भी प्लूरल हो जाएगा फादर्स वाला, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफे एस है तो उनके बाद वाला नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका मतलब होगा अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग नाउन से। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, रीता एंड सीता, रीताज एंड सीता, सो रीता में भी एपोस्ट्रोफी एस आ गया, सीता में भी, तो यहाँ पर नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद, बहुत 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 खास और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए, अगर कोई सपोजिशनल या इमेजिनरी, अब पहले ये समझ लो इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं। इमेजिनरी मतलब होता है जो हम बैठे बैठे ख्वाब लेते रहते हैं ना दिन में, आय हाय मैं अफसर बन जाऊं, मेरी गाड़ी हो रेड लाइट वाली, आगे पीछे ये घूमे वो घूमे, तो ये क्या है, ख्वाब है। अगर बैठे बैठे सोचोगे, मेहनत करोगे तो ख्वाब को पूरा भी किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई बैठे बैठे ख्वाब देखते हैं, सपोज करते हैं, मानते हैं कि ऐसा हो जाए, तो उस सेंटेंस में आपको कोई क्या क्या वर्ड मिल सकते हैं, इफ़ भी मिल सकता है,
एज इफ भी हो सकता है, एज दो भी हो सकता है, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश से शुरू होगा तो इससे कोरी कल्पना का बोध होता है, मतलब कोई इमेजिनेशन का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वर्ग का प्रयोग होता है। अब समझना ध्यान से, जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर आई विश, तो आई विश से क्या पता लगा कि भाई इमेजिन कर रहा है, बस सोच रहा है काश ऐसा हो जाए। सो आई विश मनीषा वर माई फ्रेंड, काश मनीषा मेरी दोस्त होती। अगर यहाँ पर मैं लिखता ना आई विश्ड मनीषा, जैसे मनीषा वॉज माई फ्रेंड, मनीषा वॉज माई फ्रेंड का मतलब है रियल कंडीशन, ये फिर इमेजिनेशन नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूँ मनीषा वर माई फ्रेंड, इसका मतलब है इमेजिनेशन। अगला देखो, इफ़ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता ही वुड सस्पेंड मी, मतलब इसका क्या है कि अगर वो होता होता लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब तो ये क्या होगा, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। तो इमेजिनरी सेंटेंस में क्या करेंगे हम, सभी शब्द, जैसे ही के साथ भी वर आया है, यहाँ पर मनीषा के साथ भी वर आया है, तो सभी के साथ वर ही लगेगा। और दूसरे पार्ट में हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं कंडीशन को पूरा करने के लिए। वुड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस है आपके लिए, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई बॉस वर माई फादर। कहते नहीं कभी कभी यार वो ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस हो, ऐसे ऐसे डांटता है मेरे को जैसे मेरे पापा हो, तो इसका मतलब ये इमेजिनेशंस कर रहे हैं कि वो ऐसा करता है जैसे वो हो, इसका मतलब वो नहीं है, बट ये क्या कर रहा हूँ, बस मैं इमेजिनेशंस कर रहा हूँ। तो इमेजिनेशंस को रिप्रेजेंट करते टाइम सभी सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट मिलेगा सिंगुलर प्लूरल, हम वहाँ पर वर यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन अगर कोई वाक्य वास्तविक स्थिति का बोध कराए तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग होगा। अब अगर सेंटेंस इमेजिनरी ना हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वर्ब उसी के हिसाब से आएगी जैसा सेंटेंस आप लिखना चाह रहे हैं, जैसा सब्जेक्ट है। जैसे देखो सेंटेंस, अब रियल कंडीशन की बात चल रही है यहाँ पर, इमेजिनेशन में तो वर ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू, तो ये रियल कंडीशन है, ये अनरियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, कोरी कल्पना नहीं है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो ये इमेजिनेशंस नहीं है, ये रियल कंडीशन है। आगे दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है। देखिए कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव आपने सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, में इच्छा का बोध होता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी क्या होता है, ये ख्याल आता है भाई मेरे दिल में कि भाई मे जो है मॉडल कभी कभी वो मिलता नहीं है सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस फिर भी ऑप्टेटिव होता है कि नहीं। ऑप्टेटिव मतलब इच्छावाचक वाक्य, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं किसी के लिए। तो क्या होता है, देखो इससे पहला सेंटेंस है लॉन्ग लिव द किंग, एक्चुअली इट इज लिव नॉट लव, लॉन्ग लिव द किंग और गॉड सेव द किंग। तो उन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखो किंग के साथ क्या आता, वैसे द किंग्स लव्स या लिव्स लॉन्ग, मतलब द किंग लिव्स, ये होता है ना सिंगुलर सब वर्ब आती है इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो लेकिन क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है ना, तो उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है आज की क्लास का, देखिए ध्यान से। आपके सामने कुछ डिटर्मिनर्स है, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ डिटर्मिनर्स मैंने आपके सामने यूज़ किए हैं, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स, ए, एन और द। ये सभी क्या हैं, कुछ डिटर्मिनर्स हैं। अब जो ये डिटर्मिनर्स आपको दिए हुए हैं, डिटर्मिनर के साथ क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़े हों, बिल्कुल वही चलता आ रहा है, दो सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़े हों और दोनों का जेंडर सेम हो, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट जो लिखे हैं या तो दोनों ही मेल हो या दोनों ही फीमेल हो, वह ऊपर दिए हुए डिटर्मिनर, जो ऊपर दिए गए हैं, कोई भी डिटर्मिनर केवल फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो। मतलब देखो तीन कंडीशन निकली यहाँ पर। पहली बात तो दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये जुड़ रहा है प्रिंसिपल और ये सेक्रेटरी। अब दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए, हो सकता है दोनों का सेम हो भी सकता है, ऑब्वियसली वो सेक्रेटरी मेल भी हो सकता है और प्रिंसिपल मेल हो सकता है। अब अगर दोनों कंडीशन तो फॉलो हो गई, तीसरी कंडीशन क्या है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसी से पहले डिटर्मिनर आए। तो पहला सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, इससे पहले डिटर्मिनर, देखो मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं, इनमें से कौन सा दिया हुआ है, द, तो इसका मतलब डिटर्मिनर एक आ रहा है पहले सब्जेक्ट से पहले, तो इसे क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, मतलब एक ही व्यक्ति है, दो ओहदे हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू स्कूल इन माई PTM। तो इस सेंटेंस में क्या है, देखो ध्यान से,
यहाँ पर अंकल एक नाउन है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा गार्जियन है, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हुई। तीसरा क्या है, डिटर्मिनर सिर्फ पहले सब्जेक्ट से पहले है, मतलब अंकल से पहले है, तो सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। तो मेरा अंकल जो है वही मेरा गार्जियन है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर। लेकिन अगर जेंडर अलग हो तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में भी प्लूरल वर्ब लगेगा। अब ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का मतलब जो ऊपर मैंने अभी दिया था, अगर उसमें जेंडर अलग है, जेंडर अलग है, जैसे देखो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों जुड़ रहे हैं एंड से, लेकिन ये फीमेल है और ये मेल जेंडर है। जब जेंडर अलग है तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो दो हैं, अलग अलग हैं, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाया जाएगा। ऐसे यहाँ पर है माई ब्रदर एंड वाइफ हैव लॉस्ट समवेयर, तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात ये है कि वो ये कहना चाह रहा है मेरा भाई भी और मेरी पत्नी भी दोनों कहीं खो गए हैं, ऐसा कहना चाह रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जेंडर सेम अगर है तो ही सिंगुलर लगेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले डिटर्मिनर होने पर, लेकिन अगर जेंडर अलग है तो फिर सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। चलो यहीं पर एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों का जेंडर सेम हो, वह ऊपर दिए गए डिटर्मिनर्स में से कोई भी डिटर्मिनर दोनों सब्जेक्ट से पहले दिया हो। अब वही कॉन्सेप्ट है कि अगर डिटर्मिनर दोनों सब्जेक्ट से पहले हो, बेशक से जेंडर सेम है, तो क्या करेंगे हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। अब दूसरी बात क्या कंडीशन हो गई कि हमें दोनों जो जुड़े दिए हुए हैं, दोनों से का जेंडर जो है वो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों से पहले क्या दिया हुआ, डिटर्मिनर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है इस सेंटेंस के हिसाब से, और ऊपर वाले के हिसाब से प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास दो ओहदे हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ही हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, तो इसका मतलब पर्सन तो एक ही है, लेकिन पोजीशंस दो हैं, पोस्ट दो हैं, तो ये क्या माना जाएगा, उन्हें सिंगुलर माना जाता है। तो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अच्छा दोस्तों, एक और सेंटेंस आपके सामने, वो देखिए आप, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम इन द मीटिंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ डिटर्मिनर पहले से पहले भी दिया हुआ है, दूसरे से पहले, और दोनों सब्जेक्ट ये जुड़े हुए एंड से, तो क्या आएगा, प्लूरल मानेंगे। अब क्या है, मेरे अंकल भी आए हुए हैं और गार्जियन में हो सकता है मैं अपने मम्मी पापा को कह रहा हूँ, तो ये दो अलग अलग हो गए। आगे दिया हुआ अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज माइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर डिटर्मिनर सिर्फ एक से पहले दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे इसको, सिंगुलर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है कि जो कैट है वो दो कलर की है, वाइट और ब्लैक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आगे है अब अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट आर मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ए यहाँ से पहले सब्जेक्ट से पहले भी दिया हुआ, दूसरे से पहले भी दिया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, इसे प्लूरल मानेंगे और यहाँ पर आर लगाया जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ आई होगी अच्छे से, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। और आप जैसे कि आप वीडियोस यहाँ सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ बहुत सारी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मॉडल्स भी करा दिया गया है, नीड और डेयर की एडवांस क्लास भी है, टाइम एंड टेंसेस भी आपके क्लियर कराए जा चुके हैं, टाइम एंड टेंस के पार्ट 1, 2, और साथ में ही एक्सरसाइज भी कराई हुई हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को देखिए, ये बस आप ही के लिए बनाई जा रही वीडियो है, तो आप इनको देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर या नोट्स चाहिए आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8295280560, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपका जब मन करे, जब भी आप करना चाहें कॉल, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा और मुझे यूं ही अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।